नमस्कार, मैं रीटा राज मानविकी विभाग से द भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज मैं आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ चली फगुनहट बौरे आम, जो कि ललित निबंध है और इसके लेखक हैं विवेकी राय जी। आइए देखते हैं इनका संक्षिप्त में जीवन परिचय। विवेकी राय जी का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1924 को। इनकी जन्मभूमि है जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु हुई 2 नवंबर 2016 वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इनकी मुख्य रचनाएं हैं श्वेत पत्र, सोन माटी, किसानों का देश, बबूल, सर्कस, उठ जाट मुसाफिर आदि। विवेकी राय जी हिंदी और भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं ग्रामीण भारत के प्रतिनिधि रचनाकार थे। पिता की असामयिक मृत्यु के आघात के पश्चात गांव के अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए भी उन्होंने अनेक साहित्य पढ़े और लिखे भी। हिंदी तथा भोजपुरी के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार होने के अतिरिक्त वे गाजीपुर महाविद्यालय में हिंदी विभाग में लंबे समय तक पदस्थ एवं वहीं से सेवानिवृत्त भी हुए। वे सदैव अपनी मातृभूमि की मिट्टी से जुड़े रहे, जिसका प्रभाव उनकी रचनाओं पर पड़ा है। उनकी रचनाओं में गांव के रीति रिवाज, संस्कार, पर्व, त्योहार, अच्छाई, बुराई, नृत्य, गीत, खान पान, वेशभूषा आदि का सूक्ष्म रूप से चित्रण हुआ है। चलिए चली फगुनाहट बौरे आम की तरफ चलते हैं, जो कि ललित निबंध है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको। आइए चलिए आज मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि ललित निबंध का अर्थ क्या होता है। ललित निबंध साहित्य की वह विधा होती है जिसमें भावना और विचारों का समन्वय होता है। भावना और विचारों का यानी कि जो भी लेखक लिख रहा है उसमें उसकी भावनाएं और विचार उसमें शामिल होते हैं। वस्तुतः ललित निबंध चिंतन प्रधान होते हैं। चिंतन यानी मंथन करना, सोचना और उसके बाद उस विषय पर आना। लेकिन इसमें निबंध लेखक अपनी प्रवृत्ति, स्वभाव या परिस्थितियों के अनुसार भावना को प्रधानता देते हैं। यानी जो भी उस समय की परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार लेखक अपनी प्रवृत्ति या स्वभाव से अपनी भावना के आधार पर उस पर प्रधानता देते हैं। इस प्रकार भावना तथा विचारों का तालमेल ललित निबंध कहलाता है। चली फगुनाहट बौरे आम का अर्थ देखते हैं। चली अर्थात चलने वाली हवा। फगुनाहट यानी फागुन, होली या होली का त्यौहार। बौरे आम यानी फागुन की बयार, हवा चलने के कारण आम भी बौरा जाते हैं। बौराना मतलब उन्माद या मस्ती से झूम जाना। चलिए पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ प्रकाश डालते हैं, जिसमें पहला बिंदु है, विवेकी राय जी ने इसे बताया है कुछ इस प्रकार। फागुन की हवा को उन्होंने नई जन चेतना कहा है। लेखक ने नई जन चेतना फागुनी हवा को कहा है। फागुनी हवा लोगों के मन में एक नई चेतना का संचार कर देती है, लोगों को झूमने पर मदमस्त कर देती है। ये फागुनी हवा प्रकृति के हर कण कण में और सभी जड़ चेतन में प्राण फूंक देती है। इस फागुनी हवा की बात ही कुछ और है, इसलिए उन्होंने फागुन की हवा को नई जन चेतना कहा है। इसके बाद उन्होंने फागुन परिवर्तन को क्रांति का नाम भी दिया है। लेखक ने फाल्गुनी परिवर्तन को क्रांति इसलिए भी कहा है क्योंकि फाल्गुनी हवा पूरे वातावरण में चारों ओर प्रकृति में ऐसा माहौल बना देती है कि कोई ना चाहते हुए भी उस खुशनुमा वातावरण में रंग जाता है, क्योंकि फागुन की बात ही कुछ और है। इसलिए क्रांति किसी के चाहने या ना चाहने से नहीं होती, बल्कि वह तो हमारे मन की भावनाएं होती हैं। ठीक उसी प्रकार फाल्गुनी हवा जड़ चेतन, युवा, वृद्ध सभी को अपने प्रभाव से
प्रभावित कर देती है और हर व्यक्ति झूमने पर मजबूर हो जाता है। विवेकी राय जी ने फागुन की हवा बहने पर गायन की इच्छा भी प्रकट की है। लेखक का कहना है कि फागुन की मदमस्त हवा बहने पर चारों ओर का वातावरण और हमारा मन उत्साह, उमंग व खुशी से भर जाता है और अंतर मन की खुशी दोगुनी हो जाती है। मन उल्लास व खुशी से झूम उठता है और हमारे मन में, हृदय में गीत व गायन की इच्छा तीव्र और जागृत हो जाती है। आगे उन्होंने बताया है कि फागुन का मौसम चारों ओर बना हुआ है, तो स्वर्ण शस्य अंचल का अर्थ भी वो बता रहे हैं। स्वर्ण शस्य अंचल अर्थात सोने के समान हमारी धरती भी फागुन के रंगों में रंग गई है। कुछ इस तरह उन्होंने इसे व्यक्त किया है कि फागुन की बयार प्रकृति के चारों ओर अपना प्रभाव दिखाती है। हर व्यक्ति अपने आप को सरोबार कर देता है, झूम उठता है। साथ ही इस फागुन का प्रभाव जब किसान के खेतों पर पड़ता है तो यह खेत भी अपनी स्वर्णिम फसलों के पूरा होने पर झूम रहे हैं, लहरा रहे हैं। इसलिए स्वर्ण शस्य अंचल इस पृथ्वी पर किसान के खेतों में ही लहराता है। अब लेखक ने चने के दर्द को भी बताया। चने के दर्द को यानी कि विवेकी राय जी ने प्रकृति की हर वस्तु में फागुन को महसूस किया है, इसलिए वो चने के दर्द की पीड़ा और वेदना को भी व्यक्त कर रहे हैं। खेत में लगने वाले चने की हम बात कर रहे हैं। लेखक ने चने का मानवीयकरण करते हुए उसके मन की वेदना, पीड़ा और भावनाओं को व्यक्त किया है कि चना हरियाली और संपन्नता का प्रतीक है, जो पूरे खेत में बड़े ही गर्व के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। लेकिन चुटकी रूपी हंसिया उसके सारे सुख को, उसकी सारी खुशी को एक पल में समाप्त कर देती है और वह सुख का एहसास ही नहीं कर पाता है। विवेकी राय जी ने अगले बिंदु में बताया है कि ऋतुएं तो और भी बदलती हैं, पर बाहर भीतर ऐसा कहाँ बदलता है का अर्थ कुछ इस प्रकार उन्होंने व्यक्त किया। फागुन के आने से बाहर भीतर चारों ओर एक बदलाव, एक परिवर्तन की एक बयार सी चलने लगती है, क्योंकि ऋतुओं के बदलने पर प्राकृतिक पर्यावरण भी बदलता है। हमारे आसपास भी बदलाव दिखाई देता है, परंतु फागुन मास में प्राकृतिक बदलाव के साथ मन में भी परिवर्तन होता है और चारों ओर उमंग और उल्लास ऐसा नजर आने लगता है जैसे छोटे छोटे परिवर्तन और बदलाव तो ऋतुओं की तरह होते रहते हैं, पर मन के भीतर का बदलाव या फागुन सा बदलाव एक क्रांति की तरह है, क्योंकि इस बदलाव में बेकारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई यह हमारे बीच नहीं आती। क्रांति के इस दौर में हमें जन चेतना का संचार करना है और पुरानी बातों की, मानसिकता की जकड़न को धीरे धीरे खत्म करना है। चारों ओर जागृति के फूल खिलाना है, समृद्धि की बालें लहलहानी है और चारों ओर एक ऐसा सकारात्मक संदेश लोगों के बीच में लेकर आना है जिससे सब जुड़ जाएं। आगे लेखक ने बताया है कि जब भी बदलता है, तगड़े में बदलता है, ये मौसम भीतर वाला का अर्थ कुछ इस तरह से व्यक्त किया है विवेकी राय जी ने। वो कहना चाहते हैं कि जब भी मन के भीतर से बदलाव आता है तब चेतना आती है और वह पुरानी सारी बुराइयों को नष्ट कर देती है। सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारे मन में एक ऐसा भरोसा जाग जाता है, क्योंकि जब हमारी अंतर्निहित चेतना जागृत होती है तो सब कुछ भीतर से बाहर तक बदल जाता है। पुरानी परिस्थितियां नई स्थितियों में बदल जाती है और इस बदलाव के साथ सभी शामिल भी हो जाते हैं। जैसे फागुन में बूढ़ा व्यक्ति भी अपनी अवस्था को भूलकर युवाओं के समान व्यवहार करने लगता है, नाचने लगता है, खुशियां मनाने लगता है
उसी प्रकार क्रांति के दौर में भी सभी शामिल हो जाते हैं। हर स्तर से बदलाव होता है। सब निकल पड़ते हैं घरों से, घोंसलों से, मड़इयों से। एक ही स्वर, एक ही मस्ती, एक ही खुशी फगुनाहट के चलते ही आ जाते हैं। अर्थात लेखक का कहना है कि अंतःकरण के बदलते ही फगुनाहट की तरह सारी स्थितियां बदल जाती हैं। इसके पश्चात लेखक विवेकी राय जी कुछ और भी बताना चाह रहे हैं। जैसे भैरवी का खेत में साक्षात्कार कुछ इस तरह अर्थ व्यक्त करता है। भैरवी का खेत में साक्षात्कार या उसका उपस्थित होना एक बहुत ही सुंदर कल्पना है जो मन के भाव से उसे जोड़ देती है। फागुन में चारों ओर हर्ष और उल्लास, उमंग और उत्साह का माहौल है। तभी इस सौंदर्य दर्शन में अनगिनत काल भैरवियां रंग बिरंगी तितलियों के पंखों पर उतरकर मटर सरसों के फूलों पर रंगरेलियां करती हैं और कोमल स्पर्शी श्यामली अरहर के फूलों से फगुआ मांगती हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रकृति में चारों ओर बसंत का रंग, सौंदर्य संगीत के रूप में चारों ओर बिखर गया है। विवेकी राय जी ने प्रकृति की हर वस्तु में, कण कण में फागुन को महसूस किया है और उसे इतनी सुंदर कल्पना के साथ जो प्रस्तुत किया है, उसे देखकर और समझकर आज हम सभी अद्भुत हो रहे हैं। अगले बिंदु में उन्होंने बताया कि दुख भूख भरी दुनिया में सौंदर्य दर्शन व्यर्थ है। कुछ इस तरह लेखक फागुन को धन्यवाद इसलिए भी दे रहे हैं कि लोगों की आंखें खुली होकर भी बंद है, पर फागुन ने इन 4 दिनों के लिए लोगों की आंखें खोल दी हैं। लोगों में चेतना, उमंग, उत्साह, जागृति का भाव आ गया है। लोगों ने क्रांति के बिगुल को एक साथ बजाया और नई चेतना की भांति प्रत्येक हृदय में ये जागृति संचारित हो गई। आज दुखी और निराश लोगों के मन में भी प्रसन्नता व आशा की खुशी दौड़ पड़ती है। लेखक यह भी कहते हैं कि इस दुख भरी दुनिया में जहाँ सूखा, अकाल, नारे, जुलूस, आंदोलन, हड़ताल और विरोध विद्रोह है, जहाँ तक दूर दूर तक सुंदरता नहीं है, वहाँ भी फगुनाहट ने 4 दिनों के लिए ही सही पर अपने प्राकृतिक सौंदर्य को प्रसारित कर दिया है। फागुन ने 4 दिन के लिए ही सही पर हर स्तर पर सबकी आंखें खोल दी हैं, क्योंकि फागुन का प्रभाव ही कुछ ऐसा है। फगुनाहट के रंगों में क्या क्या डूब जाता है, चलिए देखते हैं। लेखक ने बताया है कि फगुनाहट के रंगों में सूखा, अकाल, घेराव, पथराव, नारे, जुलूस, आंदोलन, हड़ताल और विरोध विद्रोह सब डूब जाते हैं। लेकिन फागुन की बयार चलते ही सब फागुन के रंगों में रंग जाते हैं, क्योंकि जब फागुन की बयार चलती है तो आप भी मदमस्त हो जाते हैं। अर्थात परिवर्तन की लहर जड़ चेतन सबको बदल देती है। अब लेखक एक बड़ी ही दुविधा में है, क्योंकि फागुन को लेकर वह असमंजस की स्थिति में है। ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं। लेखक फागुन को लेकर असमंजस की स्थिति में इसलिए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक फागुन है और उसका प्रभाव है, तब तक लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि फागुन का ही समय ऐसा होता है जब लोग अपने मन के अंदर से ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अहंकार सब कुछ भुलाकर इन रंगों में डूब जाते हैं। सब एक होकर फागुन का आनंद उठाते हैं। लेकिन जैसे ही फागुन का प्रभाव खत्म होगा, फिर वही स्थिति ना हो जाए, अर्थात लोगों में वही दूरियां, स्वार्थ का भाव फिर से कहीं उत्पन्न ना हो जाए। लेखक इसलिए दुखी व असमंजस की स्थिति में है क्योंकि वो चाहते हैं कि सभी में अपनापन, प्रेम और स्नेह की भावना व एकता का भाव बना रहे।
वह सभी को एक समानता के रूप में देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार लेखक ने इन समस्त बिंदुओं के माध्यम से चली फगुनाहट बौरे आम को व्यक्त किया और इतने सरल रूप में बताने का प्रयास किया। तो निश्चित है कि इन सारे बिंदुओं के माध्यम से आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ ही गया होगा। चलिए, धन्यवाद। अब मिलती हूँ अगले अंक में।